बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। एक गांव में एक औरत के घर मुलाजमत करता था। मेरी मालकन का गांव में बड़ा सा सहन था, काफ़ी बड़ा कच्चा बना हुआ था। मैं साइकिल पर ही मालकन के काम किया करता था। घर के सारे काम मुझसे ही करवाती थी और बाहर का सौदा लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी मालकन की मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो अकेली घर में रहती थी और जैसे ही रात होती 11 बजे के बाद मुझे कहती कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना। ये बात मुझे बहुत हैरान करती थी कि मैं भला कमरे से बाहर क्यों ना निकलूं। बहरहाल मालकन मुझे पैसे बहुत अच्छे दे रही थी, इसलिए मैंने इख्तलाफ नहीं किया। यहाँ पर तुर्की में पैसे ही तो कमाने आया था। मेरी मंगनी अपने चाचा ज़ाद के घर हुई थी और चाचा कहने लगे कि 2 साल के अंदर अगर 10 लाख की रकम जमा ना करवाई तो अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दूंगा। क्योंकि मैं शुरू से ही कुछ सुस्त मिजाज का इंसान था। मेहनत मशक्क़त वाले कामों से मेरी जान जाती थी, इसीलिए अम्मा का जेवर बेचकर तुर्की आ गया कि थोड़े बहुत काम किए भी अच्छे पैसे मिल जाते थे। पहले पहल तो बड़ी मुश्किल से ही मुझे नौकरी मिली और पैसे भी कम थे, लेकिन फिर इसकी मालका ने मुझे मुलाजमत पर रख लिया। ना मैं तलीम याफ्ता था और ना ही मेहनत, इसलिए मुझे मालकन का काम अच्छा लगा। घर का थोड़ा बहुत काम होता और बाज़ार का एक आधा चक्कर और तनख्वाह भी मकबूल थी, लेकिन अपनी मालकन की कुछ बातें मुझे बड़ी अजीब लगती थी। बालकन का शुरू शौहर बैरून मुल्क में रहता था। मैंने पूछा कि वापस कब आएगा, तो कहने लगी 5 साल से पहले वापस नहीं आया और अभी भी तो गया है, चंद माह पहले ही मैं खामोश हो गया। मेरी मालकन ज़्यादा उम्र की भी ना थी, यही कोई 35 के लगभग थी, लेकिन कभी कभी मुझे कुछ नफसियाती सी लगती थी। रात को 11 बजे जब मैं क्वार्टर में चला जाता तो वो बाहर से ताला लगा देती। मुझे बड़ी हैरत होती, ये मेरे क्वार्टर का ताला क्यों लगा देती है। फिर मुझे ये ख्याल आने लगा कि शायद इसे ये डर है कि वो अकेली होती है, इसीलिए अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इससे रहता होगा। लेकिन एक बार तो सरे शाम मेरी मालकन ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैंने जब मालकन से ये वजह पूछी तो इनकी रंगत फक पड़ चुकी थी। कहने लगी, देख नहीं रहे आसमान पर काले बादल कितने गहरे हो चुके हैं। मैंने एक नज़र सहन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। बादल तो वाकई गहरे हो रहे थे, लेकिन इससे मेरा और अपने कमरे में जाने का भला क्या तल्लुक़ था। मैंने कहा, मालकन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहने लगी, अभी बारिश हो जाएगी। मैंने कहा, तो होने दे, बारिश होने से मैं कमरे में क्यों बंद हो जाऊं। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर मुझे देखकर खामोश हो गई, लेकिन बेहद परेशान थी। बार बार आसमान को देख रही थी, साथ साथ वही चक्कर काटे जा रही थी, अपनी उंगलियों को चटका रही थी। चेहरे से बुरी तरह से बदहवासी लग रही थी। मुझे अपनी मालकन की परेशानी समझ नहीं आ रही थी। आखिर इनको बारिश से क्या मसला था, मुझे इनकी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। फिर बारिश की रफ्तार तेज़ होने लगी। जैसे जैसे बारिश तेज़ हो रही थी मालकन की रंगत पीली पड़ती जा रही थी। वो बेहद परेशान थे। इस वक्त मुझे कोई भी ख़ास काम ना था। मैंने सोचा कि चलो मैं बारिश में नहा लूँगा। जैसे ही मैं सहन के लिए एक कोने में नहाने के लिए खड़ा हुआ था, मेरी मालकन मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने कहा, मालकन बारिश हो रही है और बारिश में मैं तो यूं ही नहाता हूँ। अब आपको खौफ आता है तो अपने कमरे में चली जाए। मालकन कहने लगी कि ऐसा करो, इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने कमरे की तरफ आने का इशारा किया कि बात भी मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन थी, क्योंकि जब से मैं इनके घर काम कर रहा था इन्होंने कभी भी मुझे अपने कमरे में आने का नहीं कहा था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ मालकन के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगी, मुझे पैसे थमाए और कहने लगी कि जाओ घर का सौदा सलफ ले आओ। मैंने कहा, अभी सुबह तो लाया था, मैंने हर चीज़ पहले ही लाकर रख दी थी, कोई भी ऐसी चीज़ ना थी जिसकी कमी होती। मैंने कहा, अब क्या लेकर आऊँ, तो बल्कि कहने लगी कि ऐसा करो 1 हफ्ते का राशन ले आओ। मैंने कहा, अभी तेज़ बारिश हो रही है, इसमें तो सारा सामान भीग जाएगा। वो कहने लगी, मेरे पैसों का सामान भीगेगा ना, तुमको क्यों फिक्रमंद हो रहे हो, तुम बस जाओ यहाँ से। मुझे तो इस औरत की अकल पर हैरत हो रही थी। इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश में वो मुझे राशन लाने के लिए कह रही थी, इसमें तो दाल चावल आटा सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने कहा, मालकन आप क्यों पूरे सामान का बेड़ा गर्क करना चाहती हैं, इतनी तेज़ बारिश में सब कुछ ख़राब हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का मजबूत शॉपर दिया। कहने लगी, ये पकड़ो और इसमें सारा सामान डाल लेना, जल्दी जल्दी चलो, निकलो मेरे घर से बाहर और 2 घंटे से पहले वापस मत लौटना। पता नहीं क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था कि मालकन मुझे बाहर निकालना चाहती हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने पैसे लिए और जेब में डाल लिए और बाहर चला गया। बारिश का मैं वैसे भी शौकीन था, साइकिल पर बैठकर बारिश का भी मज़ा लेता रहा और राशन की दुकान के ऊपर भी पहुंच गया। राशन वाले को पैसे पकड़ाए और मैंने कहा कि भाई दाल चावल आटा जो कुछ भी है वो सब दे दो, जब तक सामान पूरा करो मैं आता हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं। बेशक से 2 घंटे लगाकर सामान देना। मेरी बात तो
फिर वो मुझे हैरत से देखने लगा और मैं बारिश में नहाते बच्चों के साथ मिलकर खुद भी नहाने लगा। 20 साल थी लेकिन मुझे बारिश बड़ी पसंद थी। गली में बच्चे नहा रहे थे, साथ में फुटबॉल खेल रहे थे, मैं भी इनके साथ फुटबॉल खेलने लगा। पूरे 2-2.5 घंटे बाद जब बारिश काफ़ी हद तक कम हो गई तभी मैं सामान लेकर वापस आया तो सामान बच गया था, लेकिन जब घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं कुछ परेशान सा हो गया था। मालकिन सहन में बैठी रो रही थी। मुझे तो इनकी रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मालकिन मुझे देखकर फ़ौरन से अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने इनकी तरफ गया तो इनकी आंखें बेतहाशा सूजी हुई थी, जैसे पिछले 2 घंटों से वो बस रोए जा रही थी। मैं भी परेशान सा हो गया। मैंने कहा, मालकिन सब खैरियत तो है? कहने लगी, हाँ सब खैर है, जाओ ये सामान किचन में रखो और मैंने खाना बना दिया है, किचन में ही रखा है, तुम खा लेना। ये कहकर वो अपने कमरे में जाके बंद हो गई। मुझे बड़ी हैरत होती थी। मेरी मालकिन बड़ी अजीब थी। ना तो वो किसी मोहल्लेदार के घर जाकर इनसे मिलती थी और ना ही किसी मोहल्लेदार औरत को अपने घर आने देती थी। शौहर वैसे भी बैरून मुल्क में होता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मालकिन अकेले घर में तन्हा रहकर थक नहीं जाती। इसने तो सच चाहिए था कि ख़ास पड़ोस में दोस्तियां पाती, लोगों से मिलती जुलती, लेकिन नहीं, कोई भी मालकिन के घर नहीं आता था। अगर कोई गलती से आ जाता तो मालकिन किसके साथ ऐसा सख्त रवैया अख्तियार करती कि दोबारा वो आने का नाम ना लेता। ये इनका मौसम था। इनके लिए 2 महीने तो बरसात लाजमी होनी थी, लेकिन मुझे अपने मालकिन की ये बात बहुत हैरान करती थी कि जब भी आसमान पर बादल छाते अभी बारिश हो जाएगी, मुझे पैसे लेती और कहती कि जाओ घर से बाहर निकलो, सामान ले आओ। कभी कहती कि फलां गोश्त वाले से गोश्त लेकर आना है। वो ऐसी जगह का मुझे बताती जो कि कोसों दूर होता, जहाँ से वापसी पर मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते। मुझ में घर आता तो वो रो रही होती। ना मुझे इसके रोने की वजह समझ आती, ना ही बारिश में मुझे बाहर भेजने की। रोज़ाना बारिश में नहा नहा कर मेरी अब तबीयत ख़राब होने लगी थी। आज सुबह से ही मुझे छींकें आ रही थी, बुखार भी हो रहा था। मालकिन ने जब बारिश हुई थी देखी तो कहने लगी, जाकर सामान ले आओ। मैंने कहा, मालकिन मुझे बुखार है, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी घर में अच्छा खासा राशन मौजूद है, महीना भर भी अगर राशन आए तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वो परेशान सी हो गई थी। मेरी आँखें और मेरे चेहरे को देख कर दूध के साथ बुखार की गोली थी और साथ में एक और भी दवा थी, वो शायद नींद की थी। और जैसे ही मैंने दूध के साथ वाली दवा खाने लगा, चल ऐसा करो कि मेरे कमरे में जाके लेट जाओ। ये सुनकर तो मैं बुरी तरह से चौंका था। मैंने कहा, मालकिन आप क्या कह रही हैं? मैं अभी आपके कमरे में कैसे सो सकता हूँ? कहने लगी, बाहर जाके किसी को बारिशों के होने से मौसम हो गया है। वाशरूम में जिस कमरे में तू सोते थे आज वहाँ की छत पे टपक रही है। बीमार फिर कौन तुम्हें संभालेगा? मैं तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मेरे कमरे में सो जाओ। घर में और भी कमरे हैं, मैं वहाँ लेट जाऊँगा। मैंने कहा, मालकिन मुझे किसी दूसरे कमरे का बोल देती, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकता। मुझे ये बात बहुत गैर मुनासिब सी लग रही थी और अपनी मालकिन की इस बात पे हैरत थी। जूता मुझे अपने कमरा क्यों दे रही मालकिन अपना कमरा क्यों दे रही है? ये पड़ा है जब घर में कमरे भी खाली थे। अगर नहीं मेरा इतना ही एहसास था तो मुझे किसी दूसरे कमरे का भी कह सकती थी। अपना ही कमरा क्यों? मेरी बात सुनकर मुझे गुस्से से ढूंढने लगी। कहने लगी, जो कह रही हूँ वही करो, जाओ मेरे कमरे में जाके सो जाओ। मैं बड़ा परेशान हुआ, इनकार भी नहीं कर सकता। एक तो बुखार, दूसरा शायद नींद की दवाई का असर भी इस पर होने लगा था। मैं कमरे में गया और बेड पर जाकर लेट गया। 5 मिनट लगे थे कि मेरी गहरी नींद में जा चुका था। सुबह जब मेरी आंख खोली तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। शायद मुझे भी अभी बुखार था। मुश्किल ही मैं उठकर बैठा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे होश उड़ के रह गए। सामने मालकिन खड़ी हुई थी, अपनी अलमारी खोले न जाने क्या निकाल रही थी। मेरी कोशिश तो यही थी कि उठ के कमरे से बाहर निकल जाऊं। ज़ाहिर है जाने उन्होंने मुझे रात को अपने कमरे में क्यों सुलाया था। मैं बहुत मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ तो, लेकिन मेरा सर अभी भी बुरी तरह से चकरा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मालकिन आई तो कहने लगी, तुम क्यों बाहर आए हो? मैं तो बस अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने आई थी। जाओ अंदर जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकिन मुझ पर इतनी मेहरबान किस लिए है, क्यों कर रही है। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। लग रहा था कि जैसे जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं। वो एक तुर्की औरत थी, बड़ी खूबसूरत, बेशक 35 साल के लगभग थी। छीन कर आओ जाऊँ, मुझे इसके कमरे में रहना, उठना बैठना बिल्कुल भी गैर मुनासिब सी बात है। मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं यहीं ठीक हूँ।
मैं चलता हूँ अपने क्वार्टर में जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई पानी टपकने से मेरी चारपाई भी गई थी और अभी मैं के लिए बेहतर पर ही रहता हुआ। बुखार मुझे पहले से था, इसने कभी होने लगी। मालकन मेरे लिए खुद नाश्ता बना के मुझे देखा तो कहने लगी, देख लिया तुमने अपनी ज़िद का नतीजा। कह रही थी कि ना कि मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, लेकिन तुम बहुत डीठ हो। ये कहकर उन्होंने बड़े ट्रे से एक तरफ कर दी और मुझे बाजू से पकड़कर सहारा देने लगी ताकि मुझे खड़ा कर सके। इसी वक्त मैं बुखार की वजह से इस कदर निगाहट का शिकार था कि इसके सहारे से ही उठा, लेकिन इसके बाद मैंने इनका हाथ पीछे कर दिया और चलते हुए मालकन के कमरे में ही जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और फिर से दवाई दी और रात तक मेरा बुखार टूट चुका था। तबीयत भी काफ़ी शाश बेशाश हो गई थी। पूरा दिन मालकन ने मेरी अच्छी खिदमत कर डाली थी। मैंने कहा कि आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे तो लगा था कि आप बहुत सख्त मिजाज की औरत हैं। ये सुनकर इनके चेहरे पर अजीब सी सराही थी, किसी गहरी सोच में चली गई। कहने लगी, मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने अपनी आंखों में जमे शुदा आंसू साफ किए थे और फ़ौरन से कमरे से बाहर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर मामला क्या है। आज रात फिर बारिश तेज़ हुई थी। जैसे ही बारिश तेज़ हुई मालकन की रंगत उड़ने लगी थी। कहने लगी, ना जाने क्यों ये रोज़ बारिश हो जाती है, कभी ये मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस बारिश की वजह से। मैंने कहा कि मालकन, बारिश आपको क्या कहती है? कहने लगी, तुम नहीं जानते, ये बारिश मेरी जान की दुश्मन है। मैं हैरान हूँ, ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और साथ में नींद की गोली। मैंने कहा कि मालकन, मैं ये क्यों खाऊं, आप तो मुझे बुखार नहीं है। कहने लगी, बस तुम ये खा लो और मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस बार मैंने नींद की गोली नहीं खाई थी, बस मालकन को दिखाने के लिए ऐसा किया जैसे गोली मैंने अपने मुंह में डाली, लेकिन मैंने हाथ से वो गोली पीछे फेंक दी जो कि मालकन की नज़र में नहीं आई थी। मैंने दूध का गिलास पिया और यूँ करने लगा जैसे मुझे नींद आ रही है। मैं घर के ही दूसरे कमरे में जाकर लेट गया क्योंकि मेरे कमरे में बारिश का पानी आता था। इस कमरे की खिड़की बाहर बिल्कुल सहन में खुलती थी, हालांकि मालकन का कमरा अंदर की जानिब था। वहाँ से सहन साफ नज़र नहीं आता था। मैं इसे देखना चाहता था कि आखिर मालकन को बारिश में मसला क्या होता है, वो क्यों मुझे बाहर भेज देती है और जब मैं आता हूँ तो वो रो रही होती है। मैंने चुपके से अपने कमरे की खिड़की में जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता था कि जैसे सहन में ही कोई मसला है, क्योंकि जब बारिश होती है मेरी मालकन सहन में बार बार देखती रहती है। अब भी बारिश हो रही थी। मुझे पक्का यकीन था कि मालकन सहन में ज़रूर आएगी। अभी यही सोच रहा था कि जब मालकन सहन में आई, सहन बिल्कुल कच्ची मिट्टी का था और एक कोने की जानिब जाकर मिट्टी खोदने लगी। मुझे हैरत हुई थी कि ये क्यों मिट्टी इकट्ठी करेगी। मिट्टी उठा उठाकर वो दूसरे कोने की जानिब लाती, इसके ऊपर डालने लगती और इसे अपने हाथों से बराबर करने लगती। मुझे यूँ लग रहा था जैसे इस मिट्टी को वो छुपाने की कोशिश कर रही है। यह मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो बारिश की वजह से इन्हें ये खौफ था कि कहीं वो मिट्टी वहाँ से हटने से अंदर की चीज़ वाज़ह ना हो जाए। शायद मालकन का कोई जेवर, पैसा या इसके अंदर जो मालकन के छुपाना चाहती है, तभी मुझे बाहर भेज देती है। अब मुझे याद आने लगा कि जब भी मैं बाहर से आता था तो मालकन के कपड़ों को मिट्टी लगी होती थी और वो रो रही होती थी। एक कोने में अब वो मिट्टी डाल रही थी, वो हिस्सा पूरा मिट्टी से ढका हुआ था। पहले कभी तो मैंने इस बात पर इतनी तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन आज सब कुछ याद आ रहा था। कुछ देर बाद मालका ने करती रही, फिर रोने लगी। रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, इस मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। इसमें तो मेरी मालकन का शौहर बैरून मुल्क में नहीं था, बल्कि 2 साल पहले ही मेरी मालकन और मालक के झगड़े की सूरत में मालक का चाकू से कत्ल कर डाला था। लेकिन इससे ये खौफ हुआ कि पुलिस को पता चल गई तो इस पर भी फांसी की सज़ा हो जाएगी। इसने अपने शौहर को इस कच्चे सहन में ही दफना दिया, लेकिन चौंक वो एक औरत इसलिए बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाई थी। इसीलिए जब भी बारिश होती थी ये डर होता कहीं इसके शौहर का कफन और इसकी मुर्दा वजूद हिस्से कोई देख ना ले, जो कि मैं देख चुका था। जैसे ही मैं पीछे पलटा तो मालकन मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे देखकर रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी कि मेरे इस राज को राज रहने दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी। मैंने मालकन की इस बात को किसी को भी नहीं बताया और बदले में वो वाकई मुझे बहुत पैसे देने लगी। जब पूरे 10 लाख मेरे पास जमा हो गए तो फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया। अब भी मेरे सीने में वो राज अब भी मेरे सीने में दफन है, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया था गुस्से में आकर गलती में किया था और इसी पर वो रोती भी बहुत थी और पछताती भी बहुत थी। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा हराम होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।